अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 68 स्टार्ट हो गया है जी। और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज 10% के करीब अटेंडेंस है ओनली। अच्छा जी, मैं आपको एरर्स की टाइप्स पढ़ा रहा था कल के कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल के फेज से पकड़े नहीं जाते। उनकी खसूसियत ये होती है कि उनमें रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। उन एरर्स के नाम क्या थे, कुछ याद है? सिर्फ नाम याद रखने हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री और कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। ठीक है जी, तो ये वो एरर्स हैं। एरर ऑफ ओमिशन, जो होना था सिरे से हुआ ही नहीं, तो डेबिट भी जीरो क्रेडिट भी जीरो। एरर ऑफ कमीशन, एक्सपेंस रिपेयर वाला था, एक्सपेंस गलती से सैलरी में डाल दिया, मिसाल सब हेड की गलती, एरर ऑफ लेकिन डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एसेट था एक्सपेंस बना दिया, एक्सपेंस था एसेट बना दिया, मेन हेड की गलती, लेकिन डेबिट क्रेडिट बराबर। कंपनसेटिंग एरर, दोनों एरर्स के अंदर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं था, लेकिन एक एरर ने दूसरे एरर को ऐसे कंपनसेट किया कि डेबिट क्रेडिट टोटल में बराबर हो गए, ट्रायल में से नजर आना बंद हो गया वो। फिर एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि आपने पूरी जर्नल एंट्री ही गलत कर दी, दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट बराबर होने चाहिए लेकिन, ठीक है। और कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, कि आपने परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिटर डेबिट परचेज क्रेडिट, ठीक है। तो ये वो एरर्स हैं जो ट्रायल के फेज से नज़र नहीं आते। फिर हमने बात शुरू की थी उन एरर्स की जो ट्रायल के फेज से नज़र आते हैं। भाई इनको 23 पे करा दो, बच्चे बहुत कम हैं, वो वाले AC बंद करा दो, हमें यख हो रहे हैं, ऐसे करके बैठो हुए। अच्छा जी, तो वो एरर जो ट्रायल को देखते ही पता लग जाता है कि हुआ एरर कोई एरर है, वो उन एरर्स की खसूसियत ये है कि उनमें डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होता। वो डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होता से भी इम्पॉर्टेंट वो हैं कि जो जर्नल एंट्री वाले होते ही नहीं है। जैसे बैलेंसिंग एरर क्या था, कुछ याद है? बैलेंसिंग एरर क्या था? आपने लेजर का ओपनिंग बैलेंस जो था वो गलती से डेबिट बैलेंस था, डेबिट साइड पे लिखा, गलत अमाउंट से लिख दिया, या क्रेडिट साइड पे लिख दिया सही अमाउंट से, क्रेडिट साइड पे लिख दिया गलत अमाउंट से, कुछ भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस था, उसको गलती से डेबिट लिख दिया, लिखना भूल गए, सिरे से लिखना ही भूल गए, तो ऐसा बैलेंस ऐसी चीज़ जो आपकी ब्रॉड डाउन होनी थी नहीं हुई, या गलत हो गई, गलत साइड पे हो गई, जिस वजह से आपने जब बैलेंसिंग फिगर निकाली तो वो गलत है, बैलेंसिंग एरर। इसमें कोई साल के दौरान एंट्री गलत नहीं हुई। एक्सट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा कि यहाँ से ट्रायल में से लेकर जाते हुए एक्सट्रैक्ट करते हुए ट्रायल को गलती की, बल्कि बैलेंसिंग फिगर गलत आई है। क्यों गलत आई है? क्योंकि ब्रॉड डाउन में कोई मसला था, इसको कहते हैं बैलेंसिंग एरर, ठीक है। अब ब्रॉड डाउन है, कैरी डाउन है, एक्सट्रैक्ट करना वहाँ से ट्रायल, ये सारी चीज़ों की कोई जर्नल एंट्री तो होती नहीं है। इसलिए जब भी कभी ये बैलेंसिंग एरर आए या एक्सट्रैक्शन एरर आए तो आपने सिर्फ सोचना है होना क्या था। डेबिट, लेट से डेबिट होना था 100 से, होना था 100 से नहीं हुआ तो डेबिट करो 100 से और सस्पेंस में बैलेंस। 100 से डेबिट होना था, 50 से डेबिट हो गया, कम डेबिट हुआ है, अच्छा 50 से मजीद डेबिट करो, सस्पेंस क्रेडिट। होना था 100 से डेबिट, 1000 से डेबिट हो गया, ओहो 900 से ज्यादा डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट करो और सस्पेंस को बैलेंस। डेबिट होना था, गलती से क्रेडिट साइड पे लिख दिया, डबल ट्रबल। एक तो डेबिट होना था वो नहीं हुआ, वो डेबिट करेंगे, दूसरा गलत क्रेडिट होगा, उसको सही करेंगे, तो फिगर लिख ली डेबिट साइड पे, दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस। तो बैलेंसिंग एरर हो या एक्सट्रैक्शन एरर हो। एक्सट्रैक्शन एरर क्या था? लेजर आपने ठीक बनाया था, जनरल एंट्री सी की थी, लेकिन जब आप क्लोजिंग बैलेंस को उठाकर, अहमद भाई आ गए, जब आप क्लोजिंग बैलेंस को उठाकर ट्रायल में लेकर जाने लगे, यानी ट्रायल को एक्सट्रैक्ट करने लगे, तो वहां से आपको गलती लग गई, ठीक है। तो ये दोनों एरर्स की खसूसियत क्या है? इनमें कोई रॉन्ग एंट्री नहीं, कोई ओरिजिनल एंट्री नहीं होती, नहीं है ओपनिंग की एंट्री कोई नहीं, क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं, ठीक है। ट्रायल में लेकर जाने की कोई एंट्री में उठाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल में प्लेस कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ट्रायल को, ठीक है। तो इनमें कोई ओरिजिनल रॉन्ग एंट्री हम नहीं पास किया करेंगे, बल्कि डायरेक्ट हम इंपैक्ट सोचेंगे कि क्या गलती हुई है और वो लिखकर दूसरा इंपैक्ट कहाँ डाल देंगे? सस्पेंस। बाकी यार बहुत ठंड हुई है ना। अच्छा, तो बैलेंसिंग एरर और एक्सट्रैक्शन एरर, और उसके बाद एरर ऑफ पार्ट ओमिशन। क्या किया था हमने? ये जर्नल एंट्री का एक एंड लिखा, दूसरा लिखा ही नहीं।
अब इसमें भी अब ये वही खसूसियत है, मैंने कहा था कि डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होंगे तो ट्रायल के फेज से गलती पकड़ी जाएगी, ठीक है। एरर ऑफ पार्ट ओमिशन। अच्छा, उसके बाद कास्टिंग एरर क्या है? अच्छा, अब ये ना थोड़ा जनरल से है, आपको सवाल की एडजस्टमेंट पढ़ के समझ आ जाएगी, लेकिन इनके नाम ठीक है, जहन के याद रखने के हद तक ऐसे ही, ताकि लिस्ट बनानी पड़े तो लिख देंगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही थे नाम के हिसाब से। कास्टिंग एरर क्या है? आपने इनकरेक्ट कैलकुलेशन कर लिए किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट में, दूसरे के अंदर सही है। मसला ये है, मिसाल के तौर पे इन द सेल्स डे बुक, एक मिनट जरा मैं अपना कॉपी पेस्ट तो कर लूं, कॉपी पेस्ट तो कर लूं। क्या होता है? नहीं, बैलेंसिंग में होता है ओपनिंग बैलेंस गलत आया है। यहां पर जर्नल एंट्री ड्यूरिंग द ईयर एक एंड किया, कौन सी के कास्टिंग की बात कर रहे हो? हाँ, इसके अंदर जर्नल एंट्री करते हुए एक एंड सही और दूसरे में कैलकुलेशन गलत कर दी। जैसे सेल डे बुक का मैंने कल आपको समझाया था कि एंटर करते रहते हैं, मंथ एंड पे आके आपने उसका टोटल करना होता है, तो इसको कहते हैं कास्टिंग एरर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे करके आ जाए। ओह अच्छा जी, ये रहा आपका, ले जी एग्जाम्पल। इन सेल्स डे बुक, क्रेडिट सेल जहां पे होती है, कॉलम फॉर टोटल सेल हैज बीन एडेड अप इनकरेक्टली, द टोटल शुड बी 26,420 बट टोटल वाज अंडर कास्टेड बाय 1000। मतलब उन्होंने 25,420 होना क्या चाहिए था? डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 26,400, आपका नंबर 20, 26,420, ठीक है जी। लेकिन गलती से सेल्स को 25,420 लिख दिया, यही मतलब है, वॉज अंडर कास्टेड बाय 1000। दूसरी तरफ क्या कह रहा है? तो चुप कर रहा है। वैसे उन्होंने आगे चुप नहीं किया, आगे लिख भी दिया, करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल वॉज एंटर्ड इन रिसीवेबल अकाउंट इन द लेजर। के अंदर उसने क्या कर दिया? डेटर सही रिकॉर्ड किया, कास्टिंग एरर सेल्स डे, ठीक है ना। तो अगर चुप भी होता तो हम यही अज्यूम करते कि दूसरा एंड सही है, ठीक है। लेकिन बहरहाल उसने चुप रहने की जहमत नहीं की, बल्कि उसने बोलकर बता दिया। अब होना चाहिए था डेटर 26,420 से डेबिट हो गया तो कुछ ना करिए, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था 26,420 से, लेकिन सिर्फ 25 से क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स को 1,000 से मजीद क्रेडिट कर दे। उसके बाद सारे टिक हो गए हैं, एंट्री पूरी नहीं हो रही, तो फिर हाँ, मरते क्या ना करते, सस्पेंस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर फेंक दिया। ठीक हो गया जी? किससे? नहीं बेटा, इससे सही हो जाएगा बेटा, वही तो कह रहा हूँ कि ट्रायल अगर उसने बना लिया है तो ऐसे ट्रायल के अंदर लेट्स से यहाँ पे 1,50,000 डेबिट साइड पे आ रहा है और यहाँ पे 1,49,000 क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ये ट्रायल आउट हो जाता है। तो जब ये 1,000 रुपये का इधर सस्पेंस का बैलेंस फिर क्रिएट हो जाता है ना, क्योंकि जब ये गलती हुई थी तो डेबिट 26 से हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट 25 से हुआ है, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड 1,000 रुपये से शॉर्ट हो गई। अब जब आप ट्रायल बनाओगे तो ये ट्रायल इस तरह का होगा, तो फिर आप इसको क्या बराबर करने के लिए 1,000 इधर रखोगे, आप सस्पेंस में 1,000 आ रहा है। अब आप जब ये एंट्री करोगे तो आपका सस्पेंस क्रेडिट पे पड़ा हुआ है, क्रेडिट में, बोलो, ये डेबिट होके क्या हो जाएगा? खत्म। और जहां पे गलती थी बेसिकली क्या है? बेसिकली यहां पर जो सेल्स की फिगर आ रही है क्रेडिट साइड पर, लेट्स से बल्कि लेट्स से क्या, यही एक समझो, यही सेल है, 25,420 पे सेल नजर आ रही है और 1,000 आपका सस्पेंस में पड़ा क्योंकि आपने सेल गलत की थी। तो जब आप ये एंट्री पास करोगे तो सस्पेंस क्रेडिट नेचर का डेबिट होकर 0 हो जाएगा और ये सेल्स की नेचर क्रेडिट है तो ये क्रेडिट होकर बढ़ जाएगी, तो आपके ट्रायल के अंदर सस्पेंस 0 हो जाएगा और सेल वापस 26,420 पे चली जाएगी। बेटा तो अकाउंट बनाओगे तो अकाउंट भी तो यही बनता है, मैंने सिर्फ डायरेक्ट कर दिया है, कोई मैं लाइन का बैगर थोड़ा ही हूँ आपकी तरह। सस्पेंस अकाउंट बना लो, किस तरफ बैलेंस आ रहा है मेरी इस मिसाल में?
क्रेडिट साइड पे, तो मैंने कहा एज पर ट्रायल या अनएडजस्टेड ये 1000, ठीक है। अब उसके बाद जब एंट्री पड़ी तो 1000 से सस्पेंस डेबिट और सेल्स क्रेडिट, सेल्स का लेजर भी फिर बनावा अनएडजस्टेड, तो वहां से भी इसको जीरो करके इसको सही करना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, बस हो जाएगा सही इंशाल्लाह, ठीक है। सवालों में चलते हैं ना, फिर देखते हैं। और मसला है ना, सवाल सस्पेंस ना मांगे तो फिर सिर्फ एंट्री ही करके काम चला लेना है बस, ठीक है, हो गया, हो जाएगा सारा कुछ सही अगर आपने एंट्री सही की। लेकिन साइंस क्या चल रही पता होनी चाहिए, ठीक है, आपका सवाल सही है। चलें आगे। अच्छा, तो कास्टिंग एरर जब इनकरेक्ट कैलकुलेशन किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट में हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट केड़ा रह गया, बैलेंसिंग, एक्सट्रैक्शन, ये डिफरेंट नहीं, कौन सा रह गया, पोस्टिंग एरर भी रह गया। इसके अंदर ये होता है कि आपने पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन पोस्ट ही नहीं किया, या ट्रांजैक्शन पोस्ट तो की है लेकिन अब आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज करते हैं ये जो, अब एरर ऑफ पार्ट ओमिशन भी ऐसा ही है, जैसा ये देखो, सैलरीज पेड ऑफ 909 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दोबारा ही लिख लेते हैं यार, हद होगी। ओरिजिनल एंट्री, सैलरीज कैश में पे हुई हैं, तो बोलो, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से जी, 909 से, ठीक है जी। अब शुक्र है तुम आ गए यार साथ, मैं बड़ा उदास हुआ था तुम्हारी वजह से। What has been done by accountant? What you have done, accountant? What you have done? What you have done? The salary paid of 909 was correctly recorded in cash. ठीक है जी, but posted to credit side of salaries account. अब ये भी कोई एंट्री होती है, अब आपको ये कैसी एंट्री है, अब भाई अलग अलग किताबें पढ़ी होती है ना, तो दूसरी तरफ भी उसने गलती से क्रेडिट कर दिया, हो जाती है गलती की लॉजिक नहीं सोचते, गलती तो गलती है, कॉन्सेप्ट आपका ओरिजिनल एंट्री होती है और करेक्शन आपने दोनों को देख के कर लेनी होती है, ठीक है। अब ये क्या है जी, पोस्टिंग एरर, मतलब पोस्ट आपने यहाँ पर तो पोस्ट किया ही नहीं ना, थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें, मतलब ये कोई आपको ये नहीं कहेगा डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, कभी शरारत कर भी सकता है कि वो 5 एडजस्टमेंट दे करके करेक्शन कर दो, 6 नंबर इसके हैं, 6 एडजस्टमेंट्स और साथ क्या है दे, टाइप ऑफ एरर भी बता दो, तो फिर कोई एक सारी नहीं सही होंगे तो आधी को सही तो हो ही जाएंगे ना अंदाजे से, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस सादा सी बात है। पार्ट ओमिशन और पोस्टिंग एरर में फर्क क्या है, पार्ट ओमिशन एक एंट्री डेबिट या क्रेडिट किया, दूसरा किया ही नहीं, और पोस्टिंग एरर क्या है, डेबिट किया तो क्रेडिट दूसरी साइड को करने की बजाय उसको भी डेबिट कर दिया, यानी कि पोस्टिंग जिस तरफ करनी थी उसकी बजाय दूसरी तरफ कर दी, यानी दोनों इंपैक्ट्स डाले हैं उसने। पार्ट ओमिशन में क्या है, एक इंपैक्ट डाला ही नहीं, लेकिन पोस्टिंग में क्या है, डाला जरूर था लेकिन उलट साइड पे डाल दिया या गलत अमाउंट से डाल देगा, ठीक है। तो पढ़ो जरा, पोस्टिंग एरर मींस व्हेन पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट पोस्टेड और ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड विद इनकरेक्ट अमाउंट और पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड। अब आप जब ये लिखते हो ना, ये आप कहते हो अच्छा तो इसका मतलब क्या है, व्हेन अ डेबिट एंट्री हैज बीन मेड बट नो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री हैज बीन मेड, भाई ये तो यहाँ पर भी आ रहा है तो मिलता जुलता है, तो कोई बात नहीं, खैर है मिलता जुलता, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर वो किसी एक एंट्री को सिरे से करे ही ना तो उसको पार्ट ओमिशन में डाल देना, ठीक है, और अगर कर दे लेकिन गलत अमाउंट या गलत साइड से कर दे किसी एक इम्पैक्ट को तो उसको पोस्टिंग एरर कह देना, ठीक है। अब जब ये कहोगे तो ये इसके साथ भी मिलने लग जाएगा, कास्टिंग एरर के साथ, इसमें भी तो ऐसा ही था, एक इम्पैक्ट जो है वो, अब आप कहोगे इसमें क्या फ़र्क है, तो मैं कहूँगा यार इसमें हो सकता है सिर्फ कास्टिंग यानी कैलकुलेशन टोटलिंग का फ़र्क आ जाए, तो ये बड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा बाइफरकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हर एक को पढ़ के उसकी टाइप जो है वो, ICAP ने जो 2-3 बार पूछा भी है वो उसी का ही पूछा है, लिस्ट डाउन कर दो, वो एरर जो ट्रायल के फेस से पकड़े नहीं जाते, क्योंकि ये वाले तो इनकी कोई लिस्ट एंडलेस लिस्ट हो नहीं सकती, तो चलते जाए आप जिस मर्जी किस्म का एरर कर लें, डेबिट क्रेडिट बराबर जिसमें ना हो तो वो आपका यही वाला एरर बन जाएगा, इसलिए कोई एंडलेस ये है नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही तो जो मैंने कल आपको करवाया, बैलेंसिंग, एक्सट्रैक्शन और एरर ऑफ पार्ट ओमिशन। अब एरर ऑफ पार्ट ओमिशन पोस्टिंग के साथ भी मिलता जुलता है, ठीक है, और पोस्टिंग जो है वो कास्टिंग के साथ भी मिलता जुलता है, तो खैर चलें कोई बात नहीं, यही है बस, ये मैंने दोनों को किया, ये लो, ठीक है। और आखिरी है डिफरेंट अमाउंट्स, एक और आया जाए, मींस डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन मेड बट एट डिफरेंट अमाउंट्स। अब इसमें कौन सी नई बात है, ये भी तो वैसा ही है, ठीक है, जैसे वो कहता है कैश सेल्स है,
बिल्कुल उसी तरह लगेगा आपको, कोई मसला नहीं है। ओरिजिनल ना सर्च किया ना, करेक्शन आनी चाहिए और वो टाइप ऑफ एरर आने चाहिए जिनसे ट्रायल बैलेंस रहता है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक लिस्ट इतनी लंबी है, तो उन्होंने अपनी तरफ से आए के अपने 5-6 एग्जांपल्स बना दी। मैंने जो बताया आपको वो बस ये 3 ही हैं, काफ़ी हैं कि आपको पता हो। बैलेंसिंग एरर एक नाम है, एक्सट्रैक्शन एरर हाँ एक नाम है, और एरर ऑफ पार्ट ओमिशन हाँ एक नाम है। बाकी तो मिलते जुलते दूसरों के साथ ही टच हो जाते, तो ये 3 ही काफ़ी है नाम याद, नाम ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी नाम अगर वो मांग ले ये वाले भी तो जहन में रह ही जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री कैश सेल्स ऑफ 6000, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 6000। हाँ जी, क्या किया अहमद भाई ने, जरा देखो। वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, देखो ना अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसी बात कर रहा था किसी और एग्जाम्पल में भी। बहरहाल वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश की गलती अकाउंटेंट करता जो नहीं है। कैश बुक में 6 आ गया क्रेडिट डेबिट, लेकिन वॉज नॉट रिकॉर्डेड, ये कल ही तो किया, एरर पार्ट ओमिशन है। सॉरी, इधर आओ, थले आओ। ये इसकी बात हो रही है जी। सेल्स रिटर्न ऑफ 4600, सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न डेबिट डेटर्स क्रेडिट, कितने से जी? 4.6। अच्छा, वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न में करेक्टली रिकॉर्ड कर लिया, बट इंक्लूडेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रेलेवेंट रिसीवेबल अकाउंट, लेकिन रेलेवेंट रिसीवेबल अकाउंट में ही गए पर 6.4। जर्नल की बात नहीं की, पहली बात है उसने जनरल लेजर की बात की है। दूसरी बात, जनरल लेजर, नॉमिनल लेजर्स, मेन लेजर्स को जनरल लेजर भी कहते हैं, ठीक है। वो जो अल्टरनेटिव नेम्स कहते इसीलिए कहते कि पढ़ लेना एक बार। जर्नल वो किताब है जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ी होती है, लेजर्स बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं होते, वो मेन लेजर्स आपके अलग पड़े होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो जर्नल कह भी रहा है तो ये फिर कैश की एंट्री नहीं थी, वो तो कैश बुक के अंदर जाती है, कैश की एंट्री। हाँ चले खैर जी। शेयर डेबिट डेटर क्रेडिट कर दिया उसने 6.4 से डेटर को क्रेडिट कर दिया, कोई गल नहीं, आप सही कर लोगे। रेक्टिफाइंग एंट्रीज, क्या एंट्री करेंगे जी? शेयर डेबिट सही हो गया, कुछ ना करिए। डेटर क्रेडिट होना था 4.6 से ज़्यादा क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए डेबिट करिए। 6.4 माइनस 4.6 कितना बनता है? 1.8 से डेटर को और सस्पेंस कर दो, फिर अब क्या करें। और तो बच्चों अब देखो ये भी मिलता जुलता ही है, तो सादा सी बात है, आपने इन एरर्स के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, या तो वो बैलेंसिंग या एक्सट्रैक्शन एरर होगा, इनमें जो जनरल एंट्री होती ही नहीं है, इसलिए डेबिट या क्रेडिट जो गलती है वो सही करके दूसरा इम्पैक्ट डाल दोगे सस्पेंस में। या फिर जो भी एरर ऐसा हो जिसके अंदर डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो, डेबिट क्रेडिट, ये सिर्फ क्रेडिट हो रहा है, डेबिट कुछ हुआ ही नहीं, डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो, हर वो एरर जिसमें डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो वो आपका ऐसा एरर है जो ट्रायल के फेज से पकड़ा भी जाएगा, और जब उसको सही करोगे तो उसमें सस्पेंस भी आएगा। सादा बात, ठीक है, सही है। वो जब आएगा तो देख लेंगे। कहाँ है? नहीं, डबल ट्रबल तो हुआ नहीं ना। बेटा जब सवाल में आएगा तो देख लेंगे ना, कहाँ पे है बताओ, कौन सी एडजस्टमेंट है, कौन सी? अच्छा ये एग्जाम्पल 3 बोल दो, जिंदगी आसान करो मेरी भी अपनी भी। फिक्सचर्स एंड फिटिंग अकाउंट बैलेंस डेबिट था, ये डेबिट बैलेंस था, ठीक है जी। डेबिट में बैलेंस आना था कितना, कितने गई एग्जाम्पल 3? 460। ये जनाब अकाउंट बैलेंस 460 का था, जो ट्रायल में लेकर जाते हुए आपने किधर लिख दिया। अब एक चीज़ डेबिट थी, डेबिट नहीं हुई, तो डेबिट करोगे? अच्छा, एक तो ये काम हो गया। दूसरा, वो डेबिट तो नहीं हुई थी, गलती से उल्टा क्या हो गई, क्रेडिट। तो एक तो जो डेबिट नहीं हुआ था वो डेबिट करना है, दूसरा जो गलत क्रेडिट होगा उसको सही करने के लिए डेबिट करना है। तो इसलिए ये डबल ट्रबल मैंने बोला था, डबल ट्रबल मसला हो रहा है तो रहने दो ना बोलो, 2 दफ़ा डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। एक दफ़ा वो डेबिट जो होना था नहीं हुआ, दूसरा तो गलत क्रेडिट। मैं ये कह रहा हूँ ना, आगे सवालों में चलते हैं, आ जाएंगी एडजस्टमेंट।
बस ठीक है, अब तो ख़त्म करो कहानी जी। वो एरर्स जो ट्रायल के फेज से ही नज़र आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं, वो बस काम के 3 ही नाम याद रखने, बैलेंसिंग एरर, एक्सट्रैक्शन एरर और एरर ऑफ पार्ट ओमिशन। ठीक है, उसके बाद ठीक है, एरर ऑफ पार्ट ओमिशन में तो एक सिरे से एंट्री ना हुई, तो जो पोस्टिंग एरर है उसके अंदर, पोस्टिंग एरर में ये है कि आपने गलत साइड पे एंट्री कर दी होती है। कास्टिंग एरर में किसी एक का टोटल वो कहता है गलत कर दिया होता है, और आखिर में डिफरेंट अमाउंट्स के अंदर भी वही पोस्टिंग एरर टाइप की चीज़ है, शायद कास्टिंग की वैसे गलती नहीं है, वैसे गलत कर दिया है, इसको ट्रांसपोजिशन एरर भी कहते हैं। 4.6 गलती से उससे 6.4 हो गया, यही नजर आ रहा होता है। मतलब अक्सर ऐसा आपके साथ भी होता है, 75 को आप वहाँ पे 57 लिख दें जल्दी के अंदर, इसको ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं, फिगर्स आगे पीछे हो जाए, इसमें कास्टिंग का कोई एरर नहीं होता, इसलिए उसने इसको एरर की टाइप ही अलग बना दिया। हालांकि देखा जाए तो कास्टिंग एरर, उसके बाद पोस्टिंग एरर, और उसके बाद आखिर में डिफरेंट अमाउंट्स, ये सेम ही है। चेक करो जरा, कास्टिंग एरर में क्या हुआ है, डेटर और सेल की वैल्यू चेंज है। दूसरा मैंने बोला आपको कौन सा है, ये पोस्टिंग एरर, डेबिट हुआ ही कुछ नहीं, यानी कि चीज़ें सेम नहीं, उसने अकाउंट सही रखे लेकिन इम्पैक्ट गलत कर दिया। तीसरा ये कौन सा, डिफरेंट अमाउंट्स, इसके अंदर भी तो ये तीनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो बस थोड़े थोड़े फर्क के साथ उसने अलग इनको टाइप बनाया हुआ। ओके, चलो इसकी इसके सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा एक मिनट, अब ये पिक्चर अब क्या करूँ, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, अब ये थोड़ा फासला ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई किया, थोड़ा मुश्किल था, उसमें चीज़ें थोड़ी सी ऐसी थी जो, लेकिन इंट्रो अच्छी पढ़ के आने वालों के लिए मसला नहीं था, जिन्होंने अच्छी नहीं पढ़ी उनके लिए अब मैं सवाल कराऊंगा, तो उनका भी मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। मैं तो इंट्रो प्लस FAR1 पढ़ा रहा हूँ ना, करेक्शन ऑफ एरर में, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी होती सही उनके लिए। बाकी बच्चे फिर बोर हो रहे थे, यार क्या यार ये क्यों समझा है, इंट्रो में था ही नहीं, सिलेबस में नहीं है। वैसे उस्ताद करा दें, थोड़ा बहुत तो करा दें, लेकिन नई स्कीम में जा रहा है BRS पे। चलें सवाल पे। अच्छा, सबसे पहले पास पेपर 7 करते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं वो 2 एग्जाम्पल्स पे। ज़्यादा आगे निकल गए उस्ताद। पेज नंबर ना बताना मुझे, कहीं मुझे आसानी से पता लग जाए, फ़ायदा जी। बस मैं आ गया हूँ 409। अच्छा यार, एक और चीज़ भी पहले कर लें फिर आगे चलते हैं, ऐसे ही दिल में आ रही। ये कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, ये एक जगह इकट्ठे कर लें, ताकि फिर वो भाई ने जब पिक्चर बनानी है अब ईद के बाद, अभी तो चले गए, तो उस वक्त फिर पिक्चर बनाते हो ज़रा यहाँ से वो सीधा सीधा कर लेंगे, इसको भी इधर ले आए, फिर आपको पिक्चर्स आ जाएंगी ना। ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की रिवीजन आ गई, यहाँ डिस्काउंट्स वगैरह की ये मैंने इन्वेंट्री रखा हुआ है, चलो यहाँ पे करके कर लेते। अच्छा जी, आपने फिक्स्ड एसेट का डिस्पोजल पढ़ा हुआ है? कहते हैं जी, फिक्स्ड एसेट का डिस्पोजल आपने पढ़ा है, नॉर्मल तरीके से सेल होता है या एक्सचेंज भी डिस्पोजल ही होता है, मतलब एसेट किताबों से निकल जाए और बिक के निकले। ठीक है, एसेट बिक जाए सेल के थ्रू, इसको डिस्पोजल कहते हैं। आपने उसकी एंट्री क्या की हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट और PPE क्रेडिट। फिक्स्ड एसेट लिख दूं, चलो PPE लिख। अच्छा, अब मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी, हमने एक एसेट 500 रुपये का था, वो आज तक 290 रुपये का डेप्रीशिएट हो चुका था, हमने उसको बेचा 150 रुपये का, तो बताओ जी 60 रुपये का डेबिट साइड पर लॉस आ गया। अच्छा, अब मेरा सवाल, अगर ये एसेट बिका ना होता बल्कि हादसे का शिकार हो गया होता, और हादसे के बाद
ये स्क्रैप उठाकर ले गया होता कबाड़िया और उसने ये 150 रुपए स्क्रैप के दिए होते तो इस एंट्री पे क्या फर्क पड़ना था? एसेट गया, एसेट तबाह दे, एसेट गया, गया बिक कर नहीं बल्कि एक्सीडेंट हुआ, स्क्रैप हो गया, ठीक है। कबाड़िया आया उस स्क्रैप को उठा के ले गया, 150 रुपया में पकड़ा गया, तो इस एंट्री की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा चलो कबाड़िया नहीं आया, आग लगी, हमारा एसेट स्वाह हो गया। क्या हो गया? स्वाह, समझ तो स्वाह, राख हो गया, राख हो गया। मतलब कबाड़िए ने भी कोई पैसे नहीं देने इसके, ये हाल हो गया। लेकिन हमने अपने एसेट की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो अगर इंश्योरेंस वालों से पैसे आ गए हैं, पैसे आ गए हैं, तो इस एंट्री की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? फिर भी कोई नहीं पड़ेगा। नहीं, कैश तो कैश ही है, क्योंकि कैश आ गया है। मैंने तो नहीं बोला कि कैश आए बल है, कैश आ गया है। तो कैश चाहे कबाड़िए से आए चाहे इंश्योरेंस वालों से आए, कैश तो कैश है। हाँ जी, इसका मतलब एसेट की नॉर्मल वे थ्रू सेल भी जर्नल एंट्री यही है, और एसेट की डिस्ट्रक्शन के केस में एबनॉर्मल वे में भी एसेट का डिस्पोज हो और कबाड़िया को पैसे दे दे या इंश्योरेंस वाले को पैसे दे दे, या कोई इंश्योरेंस भी नहीं कराई थी, कोई कबाड़ी भी पैसे नहीं दे रहा, तो कैश क्या हो जाएगा? जीरो। फिर भी इस एंट्री की सेहत पे असर नहीं पड़ना। यानी एसेट नॉर्मल तरीके से बिके या अब तरीके से जले, चोरी हो, तबाह दे, ठीक है, तो आपकी इस एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक छोटा सा मसला आ सकता है, वो ये हमारा एसेट तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, जल गया, टूट गया, जो भी था, हमने इंश्योरेंस करवाई हुई थी, हमने इंश्योरेंस वालों को फोन किया, इंश्योरेंस भाई हमारा एसेट जो है ना वो तबाह दे, ठीक है। उन्होंने कहा ओके, हम आके इसको चेक करते हैं। आके उन्होंने चेक किया, चेक करके ठीक है जी आपका क्लेम सही है, हम आपको इंशाल्लाह ये पर्चे में लिख कर दे रहे हैं कि आपका इतना क्लेम बन गया है, ये इंशाल्लाह अगले महीने तक आपको फिर एक प्रोसेस है वो पूरा करेंगे, आपको पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब सारी एंट्री सेम है, बस कैश की बजाय आपने कैश की जगह रिसीवेबल लिख लेना है, उसको इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कह लें या जो मर्जी कह लें, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ठीक है। तो ये जनाब फिक्स्ड एसेट की डिस्ट्रॉय या लेट्स से चोरी हो जाए, थेफ्ट के केस में जनरल एंट्री है। सिर्फ फर्क ये पड़ जाएगा कि अगर आपने अपने एसेट को इंश्योर करवाया हुआ है और इंश्योरेंस वालों ने कहा है हम पैसे दे देंगे, क्लेम उन्होंने आपका एक्सेप्ट कर लिया है, अभी पैसे आए नहीं है, तो रिसीवेबल। ये तो ऐसे ही जैसे आपने एसेट किसी को बेचा और पैसे नहीं आए, तो वो भी तो रिसीवेबल हो सकता था। इसका मतलब जनरल एंट्री की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। डिस्पोजल मतलब एसेट किताबों से गया, वो जल के गया, बिक के गया, या नॉर्मल चोरी होके गया, सैलाब में बह गया, जलजला आया धंस गया, या नॉर्मल तरीके से बिक गया, एंट्री में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, सारी एंट्री सेम है। और रिसीवेबल तो नॉर्मल सेल में भी हो सकता है, आप एसेट बेचने का यार अगले महीने पैसे दे देना, तो भी रिसीवेबल हो जाएगा, बस इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल नहीं होगा, सिंपल रिसीवेबल होगा। ये बात समझ आई? ये पता नहीं क्यों कराई मैंने एडजस्टमेंट ऐसे ही। असल में इस एडजस्टमेंट से अभी मैं आपको 2 एडजस्टमेंट्स और सिखाने लगूं, देखिएगा। सुभान अल्लाह, थोड़े बच्चे बात कहने से मैंने खुशी होनी सी और की होना सी। अच्छा जी सुने, अगर आपके पास कोई इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री जब नॉर्मल तरीके से बिकती है तो आप उसकी एंट्री, मैं परपेचुअल की बात कर लेता हूँ, चलें ठीक है। इन्वेंट्री अगर नॉर्मल तरीके से बिकती है तो उसकी आप एंट्री किया करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर इन्वेंट्री अब नॉर्मल वे में डिस्ट्रॉय हो जाए, थेफ्ट के मतलब सैलाब आए, चोरी हो जाए, ठीक है, डिस्ट्रक्शन या थेफ्ट हो जाए, ये अब नॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल है, ये अब नॉर्मल वे। पहली बात, आपकी इन्वेंट्री डेप्रीशिएबल एसेट नहीं है, इसलिए ये चीज़ उस एंट्री के अंदर नहीं आएगी, ठीक है, सही हो गया। दूसरी बात, बाकी सेम भी नहीं है, बाकी सेम भी नहीं है, आपका पीपीई नहीं क्रेडिट हुआ बल्कि आपकी इन्वेंट्री क्रेडिट हुई है। तो मैंने जो डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट की जर्नल एंट्री सीखी हुई थी, उसी जर्नल एंट्री से मैंने इन्वेंट्री के एबनॉर्मल वे में डिस्ट्रॉय होने की, एबनॉर्मल लॉस कह लें, इसकी एंट्री भी
यहीं से ही सीख ली। अब ये देखो ज़रा, इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय होगी तो एक तो इसने आना नहीं है, और दूसरा पीपीई की जगह फिगर्स बदल लेते हैं। पीपीई की जगह क्या आ जाएगा, अगर आपका परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर आपका पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस क्रेडिट। ठीक है, तो अब कोई फिगर ऐसी अज्यूम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जी हमारी 70 रुपये की इन्वेंट्री थी, आग लगी, जल गई, कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं आया, कोई कबाड़िए के जोगी भी नहीं रही, स्वाह हो गई, तो सारे का सारा क्या हो गया, लॉस। और मिसाल के तौर पे हमारी इन्वेंट्री तबाह हुई, स्क्रैप के तौर पे बिक गई, या इंश्योरेंस वालों ने कहा अच्छा हम आपको 20 रुपये देते हैं, तो फिर लॉस कितना रह जाएगा। ठीक है, अब ये इन्वेंट्री की हमने एबनॉर्मल लॉस की जनरल एंट्री सीखी। को मसला कॉस्ट ऑफ सेल नहीं ना आएगा, क्योंकि हम नॉर्मल लॉसेस को कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनाते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस को पीएनएल में लेकर जाते हैं। तो ये देख लो, पीएनएल के अंदर ही फेंका है हमने। नॉर्मल वे से इन्वेंट्री बिकती होती है तो हम एंट्रियां दो करते हैं, सेल डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ये सेल नहीं हुई, ये आग लगी और जल गई, तो सेल की एंट्री तो होगी नहीं, और एबनॉर्मल लॉस है चूंकि, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं डेबिट करनी। नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट करते हैं, ये एबनॉर्मल लॉस है तो पीएनएल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन थोड़ी सी बात कैश की इसलिए लिख दी कि एबनॉर्मल लॉसेस के लिए अक्सर इंश्योरेंस वाले आपको कवर देते हैं, तो फिर कैश कुछ ना कुछ आ जाता है इस केस के अंदर, इंश्योरेंस कराई हो। नहीं तो अगर इस कैश को हटा दो तो फिर एंट्री ये बन गई, नॉर्मल लॉस हो तो इन्वेंट्री का नॉर्मल लॉस हो तो हम एंट्री करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और एबनॉर्मल लॉस हो तो एंट्री करते हैं पीएनएल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनता है, एबनॉर्मल लॉस जीपी के बाद पीएनएल के अंदर आपको अदर एक्सपेंसेस में नजर आना चाहिए। ठीक है, सही है। अच्छा बेटा वो डिस्पोजल है, लेकिन वो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, उसके अगेंस्ट कैश नहीं आता है, ड्राइंग्स डेबिट वो करेंगे किसी वक्त आगे चल के, वो ओनर के साथ आनी एक दो एडजस्टमेंट्स आएंगी, जब कोई एडजस्टमेंट आएगी, अब मैं फंसूंगा तभी करूंगा, बस ये भी है इस सवाल में, ये एडजस्टमेंट आई है तो तभी मैं करा रहा हूँ, ये दोनों नहीं आई, अब जो कराने लगा असल में वो आई है। ठीक है, नहीं बेटा टेस्ट में तो ये थी ना, और वो तो जब बिल्कुल वो आपकी इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा सिर्फ मेरे सामने जब आएगा मैं कराऊंगा। आपको बचपन में एक चीज सिखाई जाती है, नहीं सही तो सही, जब आप इंट्रो शुरू करते हैं ना, जनरल एंट्री शुरू करते हैं, तो आपको कहा जाता है ओनर घर से जो भी ले आए वो कैपिटल, अब कैश लाए तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, फिक्स एसेट ले आए तो पीपीई डेबिट कैपिटल, गुड्स ले आए तो परचेजेस या इन्वेंट्री डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और ओनर जो भी चीज घर ले जाए, ड्राइंग्स हैं, कैश ले जाए तो ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट ले जाए तो ड्राइंग डेबिट पीपीई क्रेडिट, गुड्स ले जाए तो ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस या इन्वेंट्री क्रेडिट। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मैंने तो दोबारा पढ़ाना है जब कोई एडजस्टमेंट मेरे किसी सवाल में सामने आ जाए। ओके, हाँ पढ़ा, ये बिल्कुल बेसिक बुनियादी चीज है ना, बिल्कुल बुनियादी। अकाउंटिंग जब हम शुरू करते हैं जिंदगी में तो ये जनरल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज जस्ट लाइक डिस्पोजल। डिस्पोजल इसलिए कि बिजनेस से चला गया ना, तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया एसेट, लेकिन मसला ये होता है कि ओनर आपको पैसे नहीं देके जाता, ओनर का अपना बिजनेस अपना एसेट, मुझसे पैसे मांगोगे अकाउंटेंट, शर्म करो, वो पैसे नहीं देता, तो बस कैश की जगह हम क्या लिख देते हैं, ड्राइंग्स। सीधी सी बात, कैश की जगह क्या लिख देंगे, कैश नहीं आना तो कैश तो नहीं आना, ओनर जो भी घर ले जाए उसके अगेंस्ट, कोई भी बंदा कोई और हमसे चीज लेकर जाएगा तो वो कैश देगा, ओनर घर ले जाएगा एसेट तो कैश देगा नहीं, दुआ देगा बस, बल्कि इत्तला देगा बस। तो आप अकाउंटेंट क्या करेंगे, फटाफट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो बचपन में पढ़ा था आपने इंट्रो में, शुरू में, सेपरेट बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। जैसे ही आपको पता लगना है ओनर साहब एसी उतार के ले गए घर, ओ ड्राइंग्स डेबिट और पीपीई क्रेडिट, और पीपीई को बुक वैल्यू पे करेंगे, गेन लॉस नहीं आ सकता, क्योंकि ओनर को खुद को चीज बेच के खुद से प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी, अभी तो तकरीबन मुझे लगता है 5-6 दिन और करेक्शन चल जाना है हमारा, तो सारी चीजें आएंगी इंशाल्लाह, पर्चे से पहले पहले देखना पड़ेगा, सवाल को देखेंगे, अभी तो नहीं है ना, फिलहाल चलें आगे। ये तो मैंने ओरिजिनल एंट्री बताई है, अभी तो इसके बाद फिर ये होना चाहिए था, होगा इस तरह से, उसने पता नहीं क्या किया होगा, फिर हम करेक्शन करेंगे, फिर अगली बात सोचेंगे। फिलहाल तो मैं आपको ओरिजिनल एंट्री सिखा रहा हूँ। ये आपको पता था, सिर्फ बताया कि नॉर्मल या एबनॉर्मल एंट्री में कोई चेंज नहीं आता, बस कैश कहीं से आना है, वो दूसरे केस में कहीं और से आना है, तीसरे केस में नहीं भी आना है, एंट्री में कोई फर्क नहीं। ठीक है, अच्छा इन्वेंट्री
अगर तबाह हो जाए, ठहर जा नतीजा रहंदा सी, इन्वेंट्री अगर तबाह हो जाए तो उसकी एंट्री हो गई। अच्छा अगली बात, अब मैं दोबारा से इसको कॉपी कर रहा हूं, हालांकि मैं इन्वेंट्री वाले को भी कॉपी कर सकता था, मैंने फिक्स्ड एसेट को ही कॉपी कर लिया। यार वैसे ऐसी अखीर हो गया। अच्छा जी भाई, एक हमारे पास और चीज है कैश, ये भी हमारा एक एसेट है, ठीक है। ये भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। आपको डिस्ट्रॉय कैसे होगा? ओ भाई जिस दफ्तर में, नहीं जिस, वो तो थेफ्ट होती है ना, जिस दफ्तर में आपने कैश रखा हुआ दराज में, अगर उस दफ्तर में आग लगी है तो कैश को नहीं लगेगी क्या? कैश को भी लगेगी ना। तो इस तरह से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ये ना कहना डिस्ट्रॉय हो गया, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। बहरहाल नॉर्मली क्या होता है, कैश का एबनॉर्मल लॉस नॉर्मली क्या होता है, कैश का एबनॉर्मल लॉस नॉर्मली क्या होता है, थेफ्ट, ठीक है। अकाउंटेंट आहिस्ता आहिस्ता चूना लगाता रहता है, थोड़े थोड़े पैसे करके, और फिर 6-8 महीने बाद एक वन फाइन मॉर्निंग अकाउंटेंट होता ही नहीं। कल तुमने आना है कॉलेज? कल तो सबने नहीं आना ना, है नहीं, मतलब जब सब आए हों और वो ना आए तो समझ जाओ कि हाँ पल्स इज ब्लैक, ठीक है, तो दाल काली है। अच्छा अब देखो, अगर आपका कैश डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, ये वो वाली पल्स नहीं थी, पल्सेस, सॉरी जी, पल्सेस आर ब्लैक, दालें काली हैं। अच्छा, एक्यूमुलेशन कैश में नहीं होती, कैश डेप्रिशिएट नहीं होता। दूसरी बात, जब अकाउंटेंट के जेब में डेबिट हुआ है कैश तो आपका क्रेडिट हुआ है कैश। अकाउंटेंट के जेब में, ठीक है, चूना लगाया ना, तो जेब में डेबिट किया कैश, आपकी दराज से क्रेडिट हुआ, तो पीपी नहीं गया, कैश गया। और ये एसिड, ये कैश भी डेप्रिशिएबल एसिड नहीं है, तो ये बदल गया और ये बदल गया। मैंने फिर उसी को इसीलिए लिखा था, मैं इन्वेंट्री को भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको कहा नहीं, हमने जो सीखा हम तो उसी से ही चलेंगे आगे, ठीक है। अब आपने हिसाब लगाया कि जी, हिसाब आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि जी आपके पास कोई 75 रुपये का कैश पड़ा था, 78 रुपये का, और वो अब गायब है। तो आपने शोर मचा दिया, आपने कहा चोर होगी, चोरी होगी, चोरी होगी, इंश्योरेंस वालों को फ़ोन किया। इंश्योरेंस वाले, हम कैश की भी इंश्योरेंस कराते हैं, फिडेलिटी इंश्योरेंस कहते हैं इसको, जहाँ पे आप कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने कैश की भी इंश्योरेंस कंपनीज कवर देती हैं कैश की भी एक सर्टेन अमाउंट। तो कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे आप हर साल हमें प्रीमियम पे करते हैं, किसी भी वक्त आपका कैश अगर चोरी हो जाता है, अप टू लेट से 50 लाख रुपए हम आपको कवर देंगे। हमारा 78 लाख रुपए का कैश चोरी हो गया तो इंश्योरेंस वाले या तो कैश दे देंगे या वादा कर लेंगे कि देंगे, बाकी 28 का क्या हो जाएगा। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई तो फिर सारे का सारा खुद झेलें, सही है। लेकिन एंट्री में क्या फ़र्क पड़ा, एंट्री में क्या फ़र्क पड़ा, 25 और इधर बताओ बैलेंसिंग ऐसे बोलो, ठीक है। तो ये जनाब आपकी एंट्री है, इसको मैं यूँ कह देता हूँ एबनॉर्मल। हाँ बेटा, वो कैश जो तुम ले गए हो ये वो हमने क्रेडिट किया है, और ये जो इंश्योरेंस वालों ने, जो इंश्योरेंस अभी नहीं लेके जाना, ऊंचा हाथ मारना है अच्छा समझो बेटा, ये जो कैश क्रेडिट हुआ है ना, ये वो है जो हमारा चला गया है। फिर हमने जो फ़ोन करके इंश्योरेंस वालों को कहा कि हमारे साथ ये हाथ हो गया, तो उन्होंने जो कहा है दे दिया है या कहा है दे देंगे, ये वो कैश है, ठीक है। तभी तो हमारा लॉस कम हो गया। कैश तो हमारा 78 रुपये गया था, पर 25 में हमें कहीं से इमदाद मिल गई, तो बाकी फिर 53 हमने कहा जी अब ये तो गया ठीक है जी। अब ये इन सबको मैं क्या कह सकता हूँ, ये एबनॉर्मल लॉसेज है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है भाई। अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इंश्योरेंस वाले कभी इतने पैसे नहीं देंगे कि आपको गेन आ जाए, ये याद रखना, वरना हर कोई अपना एसेट जला कर ही बेचे, कौन गाहक ढूंढे और कौन फिर कोई उसका बार्गेनिंग करे, तीली पड़ो आग लाओ, इंश्योरेंस वालों जल गया है। इंश्योरेंस वाले आए, इंश्योरेंस वाले आकर आपको 500 रुपये वाले एसेट का जो कि 290 डेफिसिट हो चुका था, लेट से 300 रुपया दे दें, तो आपको माशाल्लाह माशाल्लाह गेन आ गया, 300 रुपये का आपने इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम आपकी इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम ये कर सकती है कि आपके लॉस को ज़ीरो कर दे, एबनॉर्मल लॉसेस का कवर देती है आपको। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको एबनॉर्मल लॉस के केस में इतने पैसे नहीं दे देगी कि आपको गेन आ जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम क्या हो सकता था, 210 रुपये तक वो दे देते, इससे क्या होता है आपका लॉस ज़ीरो। 211 रुपये नहीं देंगे कि 1 रुपये का भी गेन आया आपको, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपके लॉसेस को कवर किया होता है, तो ठीक है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ एबनॉर्मल लॉसेस के अंदर ये एंट्री। एबनॉर्मल लॉस अगर एसेट का है तो वो भी पीएनएल में जाएगा,
एबनॉर्मल लॉस इन्वेंट्री का है तो वो भी पीएनएल में जाएगा, और एबनॉर्मल लॉस अगर कैश का है वो भी पीएनएल में जाएगा। बस बाकी फर्क सिर्फ ये है कि जो एसेट जा रहा है सिर्फ उसी एसेट को आपने क्रेडिट कर दिया करने, ठीक है। ले जी, ये मैंने आपको थोड़ा सा वैसे ही सिखा दिया, ज़रा मैंने कहा कहीं पे अगर काम आ जाए तो। अब ये एडजस्टमेंट भी ऐसे है जैसे अब कभी ड्राइंग की कोई एडजस्टमेंट मेरे सामने है कि मैंने सारी बात कर देनी है, उसके बाद हम फोटोग्राफर हूँ खींच लें तो मैंने आपको वो सारी बात, अब मैंने ये जो बात की है इसमें एबनॉर्मल लॉस ये 3 तरह का ही आ सकता है। हमारे इस सवाल में शायद किसी एक तरह से होगा, बाकी 2 तरह का जब कभी आएगा वो भी वहां पे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। जी 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 जी, तो टेस्ट डिस्कस ना करो गल्ला गल्ला से, फिलहाल अच्छे रहो, करूंगा मैं करूंगा, वो एडजस्टमेंट डिस्कस हो जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल था वो, ऐसे नहीं दिया गया आपको। बस अब क्या करूं, मैंने कहा थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, बच्चे ना ऐसे थोड़ा इजी ले रहे थे इसको, ठीक है, लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिस होगी तो वो भी आपको इजी लगना है, क्योंकि ये बहरहाल पूरा करेक्शन ऑफ एरर हो जाए तो ये ऐसा सवाल होता है कि 8 नंबर का है तो 6 नंबर आपके पक्के बड़े होते हैं। एक आधी एडजस्टमेंट तो बरकत के लिए छोड़नी चाहिए ना, एक थोड़ा सा इम्पैक्ट कोई ऐसी चीज, और वो भी ये कि सारी एडजस्टमेंट नहीं भी आती तो कुछ ना कुछ नंबर मिल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सवाल की तरफ आए। असल में ना इस सवाल के अंदर उसने एक छोटी सी बात ये की थी कि जब आपने सारी एडजस्टमेंट्स पास कर ली तो जो सस्पेंस में फिर भी बैलेंस रह जाएगा, समझ जाना कि वो अकाउंटेंट आपको चूना लगा गया, तो वो ज़रा एंट्री करवानी है एंड पे, तो वो ये बेसिकली कैश एम्बेजलमेंट ही है, एबनॉर्मल लॉस ही है, उसकी एंट्री अब यहाँ पे करेंगे, बात सिखा दी है मैंने, ठीक है। चलें खैर, अभी सवाल पूरा करते हैं। अच्छा चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ गए हो तो पहले यही कर लेते हैं। आज उसने कह दिया सस्पेंस अकाउंट बनाओ, ये शायद एक ही बार आई कैप ने कहा है। वैसे मैंने आपको जो एग्जांपल करवाई थी स्नैपचैट वाली, वो एग्जांपल में भी हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया था, लेकिन वहाँ पे एक ही एडजस्टमेंट थी। उस दिन मेरे जहन में था भी, सी बोलने लगा था, लेकिन फिर पता नहीं किसी ने एक और सवाल कर दिया तो बात निकल गई। सस्पेंस अकाउंट कोई एक एंट्री की गलती की वजह से नहीं बना होता, मल्टीपल गलतियों की वजह से भी क्रिएट हो सकता है, और वो सारी मल्टीपल गलतियाँ, कोई डेबिट तो कोई क्रेडिट, कोई किसी अमाउंट से, कोई मिलजुल कर एक इम्पैक्ट जो ट्रायल में निकल रहा होता है वो सस्पेंस के अंदर पड़ा होता है। तो जब आप सारी गलतियां सही करते हैं तो 1 बाय 1 वो सही होते होते आखिरकार आपका जो है वो सस्पेंस का हो जाता है खत्म, ठीक है। लेकिन अगर तब भी खत्म नहीं हो रहा, इन्होंने कहा है, तो फिर समझ जाना वो फिर ये होगा ना कि कोई ऐसा क्रेडिट है जिसका डेबिट नहीं मिल रहा, तो फिर समझ जाओ ये क्रेडिट कैश का है और डेबिट अकाउंटेंट का पॉकेट है, अकाउंटेंट का जेबा है, उन्हें कुर्बानी करने ली, हलाल कम करने ली ना। अच्छा चले, तो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालेंगे, यानी इस सवाल के अंदर जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो तो आसान सवाल, आसान एडजस्टमेंट हो उसमें बेशक आप ना करें जनरल एंट्री, लेकिन मुश्किल सवाल के अंदर, मुश्किल एडजस्टमेंट के अंदर आपको ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी वर्किंग आपके सामने, आपके पहले सफ़े के ऊपर तो सिर्फ अब पहला सफ़ा काफ़ी है, ठीक है। उस पर आपने एक सस्पेंस अकाउंट खोल लेना है 5-6 लाइनों के ऊपर। उसके बाद दूसरा पार्ट आपने लिखना है करेक्टेड नेट प्रॉफिट की हेडिंग, और वो सफ़ा आधा सफ़ा सस्पेंस के लिए, आधा सफ़ा करेक्टेड नेट प्रॉफिट के लिए खाली छोड़ो, और वर्किंग पेज 2 के ऊपर वर्किंग नंबर 1 लिख कर ओरिजिनल रॉन्ग लिख लो। जो बहुत आसान लगे ओरिजिनल रॉन्ग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल दो, और जो मुश्किल लगे ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग पास कर लो। लेकिन आप तीनों कॉलम बना लो, तीनों ही आपकी वर्किंग है, गंद मारो, छोटा छोटा करके लिखो, कोई मसला नहीं है, उसने रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांगी नहीं है आपसे, ठीक है। बात समझ आई है? पहला सफ़ा किसके लिए? सस्पेंस के लिए और करेक्टिंग एंट्रीज इसके लिए, करेक्टेड नेट प्रॉफिट के लिए। दूसरा सफ़ा आपकी वर्किंग्स के लिए है। आप चाहो तो एक एक एडजस्टमेंट की ओरिजिनल, फिर अगली लाइन में रॉन्ग, फिर जैसे मर्जी करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन हम अपनी तरतीब से नहीं लेंगे, हम तो वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ चांद दुकान डिड नॉट एग्री एज एट 31 दिसंबर 21, वही मसला हो गया। एंड द शॉर्टेज ऑफ 215 ऑन डेबिट साइड वॉज कैरी टू, यानी बेसिकली समझिए बात, ये कहानी इसकी समझा करनी है आपने। जो ये लाइन लिखेगा वहां से हमने अंदाजा लगाना है कि मामला क्या है। मामला क्या है जी? हमारा ट्रायल जो है, हमारा ट्रायल जो है उसके अंदर, हाँ टीबी जो भी है,
मुझे नहीं पता कितना डेबिट है, मुझे नहीं पता कितना क्रेडिट है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो कह रहा है शॉर्टेज है डेबिट साइड पर, यानी डेबिट साइड कम है। तो हम फिर जो सस्पेंस क्रिएट किया करवाया था मैंने आपको, अगर हम इसका सस्पेंस क्रिएट करें, जो कह रहा है कि ट्रायल में शॉर्टेज थी, यानी कि वैसे आपने वो पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ाना भी था, 1 मिनट जरा आए ना जल्दी से, वापस आते हैं। वो जो सस्पेंस की मैंने कहा था 2 तरीके से सस्पेंस क्रिएट हो सकता है। एक, ट्रायल के अंदर आपको डेबिट क्रेडिट बराबर नजर नहीं आ रहे, बराबर करने के लिए आपने दोनों साइड्स में बराबर करने के लिए जिस साइड पे कमी है उस साइड पे बैलेंस डाल के तो उसका क्या लिख दिया, सस्पेंस। दूसरा ये है कि आपका अकाउंटेंट जर्नल एंट्री, ये 2 अलग अलग चीजें, ठीक है। दूसरा क्या है, आपका अकाउंटेंट जर्नल एंट्री कर रहा था, उसको जर्नल एंट्री के अंदर एक इंपैक्ट की समझ आ रही है, दूसरे की नहीं समझ आ रही, तो उसने कहा चलो देखते हैं आर्जी तौर पे इसको कहां फेंक दो। जैसे मैंने कहा था कि बैंक डेबिट हो गया है, कहां से पैसे आए उसे समझ नहीं आ रही, तो उसने कहा आर्जी तौर पे इसको सस्पेंस में क्रेडिट कर दो, तो उसने खुद सस्पेंस क्रिएट किया। ऐसे ट्रायल के अंदर सस्पेंस का खुद बैलेंस वो उठा कर लाएगा, वो ट्रायल में बैलेंस करने के लिए नहीं लिखेगा। तो 2 तरीके होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं उसको आपको होमवर्क देना जो भूल गया था, यहाँ पे दे लेता ना। ये देखें, ये थोड़ी सी डिस्कशन है, इसको आपने पढ़ना है आज, रीड ओनली करना है। वैसे मैंने आपको ज़बानी कलामी रीड ओनली करा दिया। ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट जो है वो एक टेम्परेरी अकाउंट है, दैट इज रिक्वायर्ड अंटिल सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, ठीक है। अच्छा, देयर आर 2 मेन रीजंस ऑफ क्रिएशन ऑफ सस्पेंस। पढ़ना पूरा है आपने, मैंने बीच में मतलब की बात सिर्फ पढ़ानी है अभी। ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, एक डेबिट साइड 97 है, क्रेडिट साइड 94 है, तो आपने 3000 से, तो ट्रायल बैलेंस अगर एग्री नहीं कर रहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजंस व्हाई ट्रायल बैलेंस मे नॉट बैलेंस, a temporary measure to difference in the a temporary measure the difference in trial balance is allocated to a suspense account and suspense account reconciliation is carried out at later stage। कहते पता नहीं किस वजह से ये आउट हुआ पड़ा है, फिलहाल इसको सस्पेंस में क्रिएट करके उसमें डालो, फिर देखते हैं बाद में, ठीक है। तो एक तो ये वजह है सस्पेंस के आने की, और दूसरा क्या है, अच्छा ये देखो, ये असल में ये वाला सवाल था मिस्टर यासिर, जिसको मैंने स्नैपचैट के नाम से वहां पे डाल दिया, तो इसको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ से उधर रखा था कि मैं चाहता था कि इसके नीचे एक लाइन भी हो, तो मैंने फिर इस टेबल के अंदर एक लाइन इंसर्ट की और फिर उसको उधर डाल दिया ताकि आपको उसी सवाल के ऊपर ही समझा लूँ, ठीक है ना। तो ये सवाल आपने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। ये आपका कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है, पेज नंबर 386, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ज़रा तरीका उसमें लिखने का ज़रा डिफरेंट है, वो ये सवाल देख लो 31,500 वाले, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डन है। अच्छा, क्योंकि मैंने यही तो आपको सिखाया था उस वक्त के ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस खुद आपने डाला क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं, ठीक है। दूसरी वजह क्या हो सकती है सस्पेंस के आने की, अननोन एंट्री। इन सम इंस्टेंसेस अ सस्पेंस अकाउंट विल बी ओपन डेलिबरेटली बाय द बुक कीपर, खुद क्रिएट करेगा इफ बुक कीपर इज अनसर्टेन ऑफ वेयर टू पोस्ट वन साइड ऑफ अ डबल एंट्री, ठीक है। ये बता दिया था आपको मैंने कल। तो दिस इज लेटर ट्रांसफर टू प्रॉपर अकाउंट, जब पता लग जाता है फिर वो सस्पेंस को खत्म करके जहां जाना था उस क्रेडिट ने सस्पेंस क्रेडिट कर दिया ना, मिसाल के तौर पर हमारी सस्पेंस को डेबिट कर देगा और जिस डेटर से पैसे आए तो उसको क्रेडिट कर देगा। तो 2 वजूहात की बिना पर सस्पेंस आप जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब ये वजह हमारे सवाल के अंदर पहले वाली है कि उसको नहीं पता कि ट्रायल में किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो उसने क्या किया, उसने आर्जी तौर पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया और ट्रायल को बैलेंस करके सारे काम कर दिए, ये रहा, आखिरकार पहुंच गए। अब मुझे नहीं पता डेबिट कितना है, मुझे नहीं पता क्रेडिट कितना है, मुझे बस इतना पता है कि वो कह रहा है कि शॉर्टेज कितनी थी, शॉर्टेज 215 किस साइड पे थी, तो फिर आपने जो सस्पेंस लिखा होगा किस तरफ लिखा होगा, नहीं बेटा शॉर्टेज डेबिट साइड पे लिखा होगा, और फिर आपका ट्रायल जो है वो बैलेंस हो गया होगा। ये ट्रायल बैलेंस हुआ होगा तो फिर इन्होंने इससे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए होंगे, तो अगर ये फाइनेंशियल बना लिए होंगे तो उसी से ही वो क्या कह रहा है, ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री एट 31 नंबर 21, शॉर्टेज वाज डेबिट, शॉर्टेज वाज कैरिड टू सस्पेंस अकाउंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल, ए वाला ट्रायल जिसमें सस्पेंस आ रहा है उससे फाइनेंशियल जो प्रिपेयर हुई उन्होंने शो किया अ प्रॉफिट ऑफ 1431। अब अगर ऐसा ट्रायल जिसमें सस्पेंस आ रहा है, पक्की बात है उसमें गलतियां होंगी,
जब गलतियां सही करेंगे तो क्या ये प्रॉफिट फिर भी वही रहेगा जो 1431 नजर आ रहे हैं? तो इसीलिए उसने रिक्वायरमेंट में क्या कहा, करेक्टेड प्रॉफिट निकाल। तो ये आपका अनएडजस्टेड प्रॉफिट होगा, करेक्शंस करोगे और फिर जो प्रॉफिट में इम्पैक्ट आता है वो भी डालोगे। ये मैंने आपको पहले ही सिखाया है। बस फर्क सिर्फ ये है, वो फिक्स एसेट वाली एडजस्टमेंट थी, यहाँ पर आपकी सारी मिक्स हो गई है, तो सिर्फ फिक्स एसेट वाली थी, करेक्शन तो वही है। ठीक है, बात समझ आई है? अब पहले सफ़े पे आपने क्या करना है, पहले सफ़े पे आपने बनाना है सस्पेंस अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट और दूसरा करेक्टेड नेट प्रॉफिट। ठीक है, दूसरे सफ़े पे आप लिख लें वर्किंग नंबर 1। शुरू करते हैं अपना काम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली एडजस्टमेंट ही बड़ी इंपॉर्टेंट, अल्लाह माफ करे। आ रिटर्न आउटवर्ड ऑफ 18,000 वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड इन जनरल, जर्नल नहीं है, लेजर। अच्छा, जब तक मैंने आपको कहा था सवाल में कह ना दे कि आपके कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं, तब तक आपने अज्यूम नहीं करना कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं। ठीक है ना? तो फिर सिंपल एंट्रीज रखनी है जैसे बचपन में इंट्रो में आपने की थी, बिल्कुल सादा वाली, बिल्कुल सादा वाली। सेल रिटर्न की एंट्री क्या सीखी थी बचपन में? सेल रिटर्न डेबिट डेटर, वही एंट्री है। फिर कंट्रोल अकाउंट, डे बुक्स, ये नहीं सोचना। ठीक है, सोचना ही नहीं है। जब तक वो खुद सवाल में क्या है ना दे कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, तब तक आपने मुसीबत में खुद को नहीं डालना, बचपन में ही रहना है। ठीक है, बचपन में नहीं आना। अब रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं जी? रिटर्न ऐसी रिटर्न जिसका रुख बाहर की तरफ हो। जाहिर है बाहर की तरफ तो रिटर्न हम ही करेंगे ना, अगर सेल रिटर्न होती तो वो तो इनवर्ड्स होती है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न को रिटर्न, पहले तो मैं इसको लिख दूं परचेज रिटर्न, अपना आसान वाला नाम लिख लें, परचेज रिटर्न ऑफ 18,000 वॉज पोस्टेड, पता नहीं कहाँ पे, जो देखते हैं बाद में। ओ, सेल रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड किस, रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं? अब पहली बात, ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्रीज तो पास करें ना। ठीक है, मार्कर्स नए वाले ये हैं, छुट्टियां करके घर जाके बैठ गए। सबर करो, मुझे पहले एडजस्टमेंट करने दो, तुम पार्ट 2 शुरू कर लो, पहले बच्चे नहीं आए। ये बड़े हैं कोई नहीं, अच्छे बच्चे हैं, गंदे बच्चे नहीं आए। ले जी, क्वेश्चन पास पेपर है, पास पेपर 7 है, पेज नंबर, अटेम्प्ट है इसकी स्प्रिंग 20। चले, अच्छा, ओरिजिनल, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग, नहीं लिखी हुई अटेम्प्ट, लिखिए ओरिजिनल, ओरिजिनल, ये मेरी वर्किंग्स हैं बेटा, वर्किंग नंबर 1, मैं ऐसे वर्किंग नंबर तो वर्किंग 1 ही कर लूँ, ये मेरी वर्किंग 1 है, ये दूसरे सफ़े पे आपने जो ओपन कर लिया काम। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, तीनों कॉलम डालो, आपकी मर्जी है, ओरिजिनल ऐसे लिखो, फिर रॉन्ग लिखो, फिर रेक्टिव, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट तो है नहीं। ठीक है, अच्छा, बस आपने उसकी हेल्प से अपने लेजर, सस्पेंस के लेजर को कंप्लीट करना होगा, उसकी हेल्प से आपने करेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब मुझे बताओ है क्या चीज, परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है? नहीं, आप परचेज रिटर्न वॉज पोस्टेड टू सेल रिटर्न। आगे ध्यान से पढ़ते हैं, पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न? तो ओरिजिनल एंट्री में परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। परचेज रिटर्न की एंट्री आती है, सेल रिटर्न की तो सबको आती है ना, जल्दी दिखाते, सेल रिटर्न, डेबिट, डेटर, क्रेडिट। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है भाई? परचेज को अलग रखना है, परचेज रिटर्न को अहमद अलग रखना है। ठीक है, परचेज जब करते थे तो बचपन में एंट्री सीखी थी परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, तो अगर परचेज रिटर्न होगी तो क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। भाई अगर कैश में परचेज की थी तो वापस कैश आएगा, और अगर क्रेडिट में परचेज की थी तो फिर, ठीक है, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ना, लड़ाई परचेज रिटर्न की है वैसे। ठीक है ना, बाकी खामोशी केस में हम क्रेडिट ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप परचेज रिटर्न क्रेडिट करते हो और कैश डेबिट करते हो तो कैश की गलती भी काउंटेड नहीं करती, वैसे भी हमने सही अज्यूम कर लेना है। बाय द वे, अ रिटर्न आउटवर्ड वाज पोस्टेड टू रिटर्न इनवर्ड्स इन जनरल लेजर, ये कह रहा है तो हम खामोशी केस में क्या अज्यूम करेंगे, क्रेडिट परचेजेज ही थी। ठीक है, फर्क वैसे कोई नहीं पड़ना। हाँ जी, परचेज रिटर्न की एंट्री पहले बोलो क्या है? क्रेडिटर, क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, कितने से? 18। जरा मैं चुना चुना करके लिख रहा हूँ, एंड वालों थोड़ा सा आज एंड पे बैठने की जरूरत नहीं है, वैसे खामखा आगे बैठ जाते हैं। नहीं, नजर आ रहे हैं सही? अच्छा जी, ओरिजिनल एंट्रीज हो गई हैं जी।
जगह बचाइए अपने लिए, अपनी इस कौम के लिए, ताकि इनकी पिक्चर सही आ जाए। और भी बच सकती है थोड़ी सी, इंच इंच की लड़ाई है। अच्छा जी, अब ये तो ओरिजिनल एंट्री थी। अब जरा ध्यान से, इत्मीनान से डन बाय अकाउंटेंट देखते हैं। ऐसे नहीं मैंने इसको अकाउंटेंट बनाया, ब्लैक मार्कर बाकी भी निकाल लो यार, कुछ चाइदा मार्कर ही पान पे जवा दो, कह दो उनको। अच्छा जी, अब गलती क्या की इन्होंने देखते हैं। अब ये तो मुझे पता लग गया कि एंट्री होनी क्या चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है परचेज रिटर्न 18 की थी, वो पोस्ट कर दी है डेबिट ऑफ सेल रिटर्न में, यानी के सेल रिटर्न डेबिट कर दी इसने, ठीक है। सेल रिटर्न डेबिट कर दी। शायद ना चुको चल जाए। सेल रिटर्न डेबिट कर दी, कितने से जी सेल रिटर्न डेबिट की? 18 से ही करेगा, ठीक है। वो तो बताया नहीं उसने। अच्छा, अब बस चुप। दूसरा इम्पैक्ट, भाईजान अगर वो चुप है तो मतलब है कि दूसरा इम्पैक्ट सही था जी, क्रेडिटर को उसने डेबिट ही किया है, यही समझाया हुआ है आपको, ठीक है। रॉन्ग एंट्री बनाना भी कमाल है वैसे, है ना। क्रेडिटर डेबिट, लो जी, एंट्री देखते ही समझ लग गई आपको, इसमें तो कुछ भी क्रेडिट नहीं हो रहा। जब कुछ भी क्रेडिट नहीं हो रहा तो सस्पेंस तो आएगा ही आएगा। ये वो एंट्री है जो ट्रायल के फेस से नजर आएगी, यही वो एंट्री है जिसने आपके ट्रायल को आउट किया था। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। अब फिर जरा पढ़ो एडजस्टमेंट, अपनी अपनी किताबों में पढ़ लो। आ परचेज रिटर्न ऑफ 18, फौरन हमने यहां पे लिखा क्रेडिट डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल रिटर्न, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल रिटर्न इन जनरल लेजर, ठीक है, कर दिया। अब क्रेडिटर के बारे में चुप है तो क्या अज्यूम करेंगे, वो क्रेडिट सही, वो डेबिट सही हुआ, ठीक है। अब ये जनाब डन बाय अकाउंटेंट आ गया। अब रेक्टिफाइंग एंट्री कर लेते हैं। लेकिन मेरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज की रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे, तो मैं अपने लिए कर रहा हूं, क्योंकि अभी यहां से आपको सिखाना भी है सेल रिटर्न परचेज रिटर्न का इम्पैक्ट प्रॉफिट पे आपने पता ही नहीं आपको कैसे निकालना है, वो बड़ा मुश्किल काम है। चलो देखते हैं, अल्लाह आसानी कर देंगे। आप फौरन मुतवज्जे होके बैठे हुए सारे। अच्छा, आप बताओ जी, क्रेडिटर डेबिट होना था 18 से, हो गया 18 से, तो कुछ ना करें, ठीक है जी। ऐसे लिखूँ कि क्रेडिट कुछ भी नहीं हुआ। वैसे आपको एक क्रॉस डालने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये डेबिट वाली लाइन थी मेरी और क्रेडिट खाली है। जरा वो याद जो कराया था कि डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होते इस एंट्री में। अच्छा, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, नहीं किया, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर लीजिए। कितने से? 18 से। सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया है भाई अकाउंटेंट ने, क्या ये सेल रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था? तो फिर सही करने के लिए क्रेडिट कर ले सेल रिटर्न को। अब एंट्री तो खत्म हो गई, तो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर फेंक दे 36। ले, आपकी करेक्शन हो गई। ऐसे ही हर एडजस्टमेंट हम सीखते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, हमने जो सीखा हुआ है उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और जब टॉपिक एंड होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि फिर आप 60-70% हर सवाल सही करने के काबिल हो जाएंगे। इससे ज़्यादा पर्चे में हो जाए तो शुक्र है, ना भी हो तो टेंशन नहीं लेते हम, लेकिन इतना नहीं, ज़्यादा ही होगा इंशाल्लाह। ये एक आसान सवाल हुआ करता है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन ये तो हमारी रिक्वायरमेंट ही, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि सस्पेंस अकाउंट बनाओ और साथ ही प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी कर दो, ठीक है जी। अभी कर देते हैं। तो ए बी है, क्या है, किधर है रिक्वायरमेंट, किधर है रिक्वायरमेंट, किधर है? ए और बी। ए रिक्वायरमेंट क्या है?
सस्पेंस अकाउंट में। शहीद हो गया सफा, आपस की बात है, क्यों शहीद हुआ? बोली जाए साथ तो है। अच्छा जी, अब सस्पेंस जो है ना, सस्पेंस उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एज पर ट्रायल या अनएडजस्टेड कैरी डाउन कह लें। अब ट्रायल में वो बैलेंस जिस तरफ पड़ा है वही बैलेंस है। डेबिट साइड पड़ा है तो वो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस है। ये मैंने समझाया था आपको। अभी उसने ये लाइन इस तरह से लिखी है, शॉर्टेज ऑफ 215 ऑन डेबिट साइड, मतलब शॉर्टेज किस तरफ है, तो वो डेबिट पर करके बैलेंस किया होगा ना सस्पेंस में। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये बना दिया क्योंकि आपके दिमाग में भी ये पक्का करना है मैंने चीज को, ठीक है। तो ये एक ट्रायल था जिसमें ये साइड शॉर्ट थी, तो आपने इधर बैलेंस डाल के इसको ओके किया, बराबर किया और इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी। अब जब आप गलतियां सही करने बैठे हो तो ये एज पर ट्रायल डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आपने यहाँ पर आकर लिखा एज पर ट्रायल लिख लो, या आप अनएडजस्टेड कैरी डाउन भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अनएडजस्टेड कैरी डाउन एक डेबिट बैलेंस है, कितना 215,000 में चल रहा है काम। अब चूंकि ये रिक्वायरमेंट है तो प्रॉपर इसके ऊपर लिखना है आपने, रुपीज इन थाउजेंड यहाँ पे ऊपर लिख लेना, ठीक है। आपने लिखना है, मैं तो पेपर पास है ना, मैं तो नाम ही लिखूं तो काम चलेगा। अब सस्पेंस भी ओपन हो गया, तो चलो पहले सस्पेंस को खत्म करें। जी बताओ जी, आपकी ये एंट्री जो है इसमें सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो आपने कहा खत्म होने की बजाय उल्टा गाल बध रही है। चलो कोई बात नहीं, अब देखेंगे फिर बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी गलतियां, कुछ इसको डेबिट करेंगे कुछ क्रेडिट करेंगे और अल्लाह करेगा बैलेंस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ज़ीरो ना हुआ तो उसने एंड पे एक लाइन कही हुई है, अगर ज़ीरो ना हुआ तो फिर ठीक है। अच्छा चलें, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई, ठीक है। अच्छा दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालो। कितनी कोई एडजस्टमेंट्स हैं ये, एक नीचे एडजस्टमेंट्स तो 4 हैं, इम्पैक्ट काफ़ी ना देखने दो। जैसे चौथी के अंदर 3-4 चीज़ें आ रही, 10 एक लाइनें छोड़ देते हैं यार, अब इससे ज़्यादा क्या होना, 10 से पूरा हो जाएगा। थोड़ा टैट हो रहा है, चलो करेक्टेड नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे निकालेंगे हमारी, ये पहला सवाल है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जी, सबसे पहले अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो सवाल में गिवन है, ये 1431 रुपीज इन थाउजेंड हम चल रहे हैं, तो 1431। अब यहां तक कोई मसला है तो बताएं। अच्छा वैसे करेक्टिंग एंट्रीज करने में कोई मसला होना भी नहीं है आपको, अगर आप कहें तो मैं पहले सारी करेक्टिंग एंट्रीज करा के सस्पेंस में हिट करा दूं और इस पे बाद में आ जाए, ऐसे कर ले, चलो ऐसे कर ले, ठीक है ऐसे कर लेते हैं। अभी अब हमारी ए रिक्वायरमेंट चल रही है। नेक्स्ट, आ सेल्स इनवॉइस ऑफ 42,000 वॉज पोस्टेड ट्वाइस इन सेल्स लेजर। अब मेरा सवाल है कि पहले तो वॉज पोस्टेड तो गलती है ना, कहीं गलत 2 दफ़ा होगी जो भी है, पहले बताओ सेल्स इनवॉइस का मतलब भी बेटा क्रेडिट सेल्स होता है। फिर मैंने आपको अल्टरनेट नेम्स का कहा था कि पढ़ के आना, वैसे किसी ने वो टेबल पढ़ा था, किसी एक ने पढ़ा, देखा था, बड़ी मेहरबानी, देखने की भी क्या जरूरत थी। तो मैं देखो किताब, दिखाओ मुझे किताब, पेज नंबर 390 पे आए, रीड ओनली लिख लिया तुमने, रीड ओनली तुमने सेट कर दूंगा तबीयत में, पहुंच गए 390 पे, 4 दिन छुट्टियां हैं, फुल एंजॉय करो, तबीयत सेट करके आना। 390 डेटर लेजर नजर आ रहा है टेबल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे डेटर का लेजर, मेन डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, डेटर का लेजर। अल्टरनेटिव नेम्स देखो, सेल्स लेजर, पार्टी लेजर, डेटर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट। तो सेल्स लेजर कहीं लिखा हुआ पर्चे में नजर आए तो दिस मींस डेटर अकाउंट,
अब मेरा कोई कसूर नहीं है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में ऐसे ही करते थे। सेल्स लेजर डेटर के अकाउंट को कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ सेल्स लिखा हो तो वो आपका रेवेन्यू है, सेल्स है, ठीक है। सेल्स अकाउंट भी लिख दे। सेल्स लेजर का लफ्ज जो है वो कभी कभार इस्तेमाल कर जाता है डेटर्स की जगह पे, ठीक है। आ गए आप जवान होकर? अच्छा जी, तो सवाल आप पढ़ लो। सेल्स इनवॉइस ऑफ 42,000 वॉज, कहीं पे लेजर में, सेल के लेजर में गलत पोस्ट हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रेडिट सेल्स थी। अगेन हम उसी केस में हमने क्रेडिट ही अज्यूम करना होता है, तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट होना चाहिए था 42,000 से। पहले तो ये लिख लेना, डेटर डेबिट, ये पहली एडजस्टमेंट थी। दूसरी एडजस्टमेंट है डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने से जी? 42 से, ठीक है। अच्छा, अब ये होना चाहिए था। अब वो क्या कह रहा है कि सेल इनवॉइस ऑफ 42 वॉज पोस्टेड ट्वाइस इन सेल्स लेजर। सेल्स लेजर का मतलब क्या होता है? ये पहले से मैंने टेबल, इसीलिए मैंने कहा था टेबल पढ़ लेना। अब सवाल वैसे ये कितने बच्चों ने ट्राई किया था? ये भी अच्छा, यानी कि ऑफिशियली इस वक्त हम ईद के बाद पे चल रहे हैं। मतलब पहले तो ये पूरा हफ्ता पाकिस्तान के अंदर ईदों बाद चल ही रहा था, लेकिन आज मेरी क्लास ऑफिशियली इस वक्त इस बोर्ड में है कि हमने ईद के बाद पढ़ना है। चलो, पेट खराब हो गया पहले ही, ये तो दुख ही है, तो दुख जाएगा ही नहीं आपको, है। जब आपके मैदे को बिल्कुल ऐसे यस होना चाहिए था, जिस मौके पे धोखा दे गया आपको, हैं। हाय हाय, ये अच्छा बीमार केड़ा केड़ा सी, पहले तो याद दस दो। पहले ये कह रहा तबीयत खराब है, उसके साथ 2 बंदे ड्रिप लगवाने चले गए थे। हो क्या तुम्हारे पेट में दर्द? अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हिसाब भी खाना फिर है जाके, ठीक है। घर से बनवा के फ्रीज करा के ले आना, यहाँ पे हॉस्टल दोस्तों को खिला देना। अच्छा जी, सेल्स इनवॉइस ऑफ 42,000 वॉज पोस्टेड ट्वाइस इन सेल्स लेजर, वॉज पोस्टेड ट्वाइस इन डेटर्स लेजर। सेल्स लेजर मतलब अंडरलाइन करके लिखो, सेल लेजर को अंडरलाइन करके लिखो, मतलब डेटर अकाउंट, ठीक है। तो 42 जमा 42 यानी के 84 से डेटर डेबिट हो गया, और सेल्स के बारे में चुप है तो वो फिर सही ही होता है, ठीक है। अब डेटर डेबिट होना चाहिए था 42 से, हो गया 84 से, तो डेटर ज्यादा डेबिट हो गया 42 से, सही करने के लिए क्रेडिट कर लो। सेल्स क्रेडिट होना था 42 से, हो गया क्रेडिट, तो कुछ भी ना करो। हम तो फिर यार उल्टा डेबिट हो ही जा रहा है काम उस्ताद जी। चलो, अब जो हो रहा है फिर क्या कर सकते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2, अच्छा जी, पार्ट 2 शुरू कर लें।